हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि प्रेस वाले इकट्ठे हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर दो एस रैंकर्स की गाड़ी आती है। वो दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं। तभी एक प्रेस रिपोर्टर उन्हें देखकर कहता है कि वो देखो, वो तो ब्लैक यूनहो है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड से है, और उनके साथ चोए जोंग है जो कि हंटर्स गिल्ड से है। इतने सारे प्रेस वालों को देखकर वो कहते हैं कि आखिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है। तभी प्रेस वाले उनके पास आ जाते हैं। प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर मिनजुंग से मिलने आए हैं। तभी ये सुनकर ब्लैक कहता है कि वो कौन है, मैं तो उससे जानता भी नहीं। लेकिन चुई कहता है कि असल में हम उनसे मिलने नहीं आए, आप थोड़ी इजी हो जाए। ये बात सुनकर सारे प्रेस वालों का हौसला ही टूट जाता है। वो कहते हैं खामखा ही यहाँ पर आए, ये तो बकवास है। फिर ब्लैक कहता है कि मैंने सुना कि एक ए रैंक के गेट ने एस रैंक की रेटिंग डाली थी, क्या ये सच है। तभी चुई कहता है कि हमने वो संभाल लिया था, तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। फिर ब्लैक उसके ऊपर जवाब देता है, लेकिन तुम लोग हमें फ़ोन तो करने वाले थे, ऐसा मैंने सुना। लेकिन चुई फिर से पलट के जवाब देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुम्हारे लोगों को यहाँ पर आना हुआ तो हम लोग उनका स्वागत खुले दिल से करेंगे। लेकिन इस पर ब्लैक फिर से कहता है कि तुम्हें वो लाल गेट याद है जिसकी वजह से हमें एक ए रैंकर को खोना पड़ा। जिस पे चुई फिर से जवाब देता है कि हाँ, खोने तो पड़ते ही है बंदे, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर चुई ब्लैक को और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो, तुम्हें एक और एस रैंकर चाहिए, क्या जंग छेड़ना चाहते हो। जिस पर ब्लैक जवाब देता है कि तुम भी तो यहाँ पर उसे मनाने ही आए हो, तो क्या तुम जंग छेड़ना चाहते हो। तभी दोनों और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी तीसरा हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि आप लोगों को इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए, वैसे भी मिनसुंग यहाँ पर है ही नहीं। जिस पर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ पर किसी मिनसुंग या मिन जो भी हो वो कोई उससे मिलने नहीं आए हैं। जिस पर वो हंटर थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों ही पागल हो। तभी वहाँ पर जिनवू आ जाता है और वो कहता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर हमें जिनवू की बहन का कॉलेज दिखाया जाता है। वहाँ पर भी लड़कियाँ वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है और कह रही होती है कि मिसुंग अब एक्टिंग छोड़ देगा और एक प्रॉपर हंटर बन जाएगा। जिसके ऊपर उसकी बहन कहती है कि वो कौन है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि है एक पागल। फिर हम देखते हैं कि मिसुंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं अब एक एस रैंकर हंटर बनने वाला हूँ और एक गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। तभी सारे पत्रकार बोलते हैं कि क्या आप अब एक्टिंग छोड़ देंगे। तभी वो कहता है कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगों के लिए है, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और फिर वो सोचता है कि आखिरकार मेरे सारे स्कैंडल्स इसके बाद छुप जाएंगे, लोगों को वो याद भी नहीं रहेंगे। लोगों को कुछ याद रहेगा तो वो बस ये कि मैं एक हंटर हूँ, वो भी ऊंचे रैंक का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या रैंक मिलती है। तभी साइड में जिंगवो आता है और वो कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे बुलाया गया है। लेकिन तभी उसको रोक दिया जाता है। लेकिन तभी चेयरमैन गो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा मेहमान है। तभी चौकीदार हट जाता है और फिर वो कहता है कि ये सब तो सिर्फ मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर मिनसुंग कहता है कि ये क्या मतलब है। तभी को कहता है कि अच्छी एक्टिंग की, अभी थोड़ी और एक्टिंग कर लो, हम अंदर बात कर रहे हैं, तब तक तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभाल के रखो। फिर वो प्रेस वालों से कहता है कि एक मिनट यही रुकना, मुझे अंदर बुलाया गया है। लेकिन उसे हंटर रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम नीचे रैंक के हो। तभी वो कहता है कि देखो सब मीडिया वाले देख रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। जिस पर वो हंटर स्टाइल में जवाब देता है कि तुम्हें इज्जत ज़्यादा प्यारी है या फिर अपनी हड्डियाँ। हम देखते हैं कि गो कहता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। आखिरकार 2 ही सालों में कोई एस रैंक तक पहुँच गया, हल्ला तो मचना ही था। इसके बाद हम देखते हैं दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और प्रोफेसर कहता है कि हमें आपकी रैंक चेक करने से पहले आपकी ताकत के बारे में बताएं। तभी वो आयरन को निकालता है। तभी वो कहता है कि पूरी ताकत को दिखाए, जिस पर वो अपने सारे सोल्जर्स को निकाल देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर कहता है कि आपके पास तो बुलावे की ताकत है। तभी वो कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। चोई और ब्लैक भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि जिनवू को अपनी एस रैंक की आईडी मिल ही जाती है। वो सोचता है कि ये परफेक्ट है, अब मैं शायद डीमन कासल में फिर से जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर को आता है और कहता है कि मुबारक हो, अगर हमारे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताना। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि चुई और ब्लैक उसे अपने गिल्ड में आने के ऑफर कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे एक काम है, मुझे जाने दीजिए। फिर वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो प्रेस वाले उसकी फ़ोटोज़ लगाने लगते हैं और हर जगह पे ये लाइव हो रहा होता है। तभी उसकी बहन की दोस्त उसे पहचान लेती है और कहती है कि ज़रा ये देखो, ये तुम्हारा भाई है ना। और वो कहती है कि ये कैसे हो गया। इसके बाद हमें वो वर्कर दिखाया जाता है जिसे जिनवू ने एक बार डराया था। वो कहता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम्हारी आंखें आ जाएगी ऐसे। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन को देखता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है मुझे मालूम ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी दोस्तों को भी ये मालूम पड़ जाता है और एक रिपोर्टर कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सालों के अंदर कोई एस रैंक तक पहुंच गया। इससे पहले 4 थी जो कि सबसे कम वक्त में एस रैंक तक पहुंची थी। जिनवू प्रेस वालों को देखकर हैरान परेशान हुआ होता है। हम देखते हैं कि जिनवू अपने बाप के सामने बैठा हुआ होता है। वो उनसे कहता है कि मैं बहुत जल्द सुंग को इसके लिए मनवा लूंगा। लेकिन तभी उसका बाप कहता है कि जिनवू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिनवू जुनवू को मना रहा होता है अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन तभी जिनवू कहता है कि मैं अभी और भी ज़्यादा मजबूत बनना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये करना है। किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होने का मतलब है कि उसके ताबे हो जाना। इससे मैं मजबूत नहीं हो पाऊंगा। फिर वो कहता है कि जिन्हू, अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वो अपने बाप से कहता है कि उन्होंने मुझे ऑफर की है कि मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ। तभी उसका बाप कहता है कि ये तो बहुत मतलबी है, तुम आखिर चाहते क्या हो? वैसे भी तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुमसे ये नहीं होगा तो मैं किसी और से कहूँगा कि ये करे। वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा नादान हो। जिसके ऊपर वो अपने माजी की झलकियाँ याद करता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं नादान नहीं रहूँगा, मैं उन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। हम देखते हैं कि चौकीदार प्रेस को पीछे हटा रहे होते हैं। कहते हैं कि फासले रखें, लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि ऐसे तो तुम नहीं जा पाओगे, किसी बेचारे को चोट लगा दोगे। अच्छा है कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। तभी जिंगू कहता है कि ज़रूरत नहीं, और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है और सीधा हमें सड़क पर दिखता है। ब्लैक कहता है कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं, ये पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा तेज़ और मजबूत हो चुका है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम देखते हैं कि जिन्हू सोचता है कि कुछ एक्सेसरीज ले लेते हैं, और तभी वो वहाँ की एक दुकान में चला जाता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मैं आग से बच सकूं। तभी सेलर उसे एक ओढ़न दिखाता है और कहता है कि ये आपके लिए परफेक्ट है, आप इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं और ये आपके कपड़ों को भी छुपा लेगा। तभी वो कहता है कि मुझे यही चाहिए, इसे बांध दो, कितने का आएगा? तभी वो उसे प्राइस दिखाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा सस्ता चाहिए, आप डिस्काउंट नहीं दे सकते? तभी वो कहता है कि एक ही डिस्काउंट है, अगर आप इस शीशे को तोड़ दे तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। तभी वो कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे तो ये एक एयर एंकर ने बनाया है, मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। लेकिन तभी सेलर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर जिन्हू कहता है कि ऐसी बात है, मैं जाके हथियार ही देख लेता हूँ। सेलर उस कांच को देखता है और कहता है कि इस पर तो दरार पड़ भी गई, लेकिन उसने तो इसे छुआ भी नहीं। फिर वो वहाँ पर एक हथियार को पसंद करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तभी जिन्हू अपनी इन्वेंट्री से हथियार निकालता है और कहता है कि इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है क्या? जिस पर सेलर उसे देखकर कहता है कि ये तो कम से कम $100 मिलियन का होगा। तभी जिन्हू ये सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है कि ये तो मुझे बड़ा सस्ते में पड़ा था, मेरी इन्वेंट्री में इस तरह की फिजूल चीज़ों की भरमार है, 1 मिनट में सारी निकाल के बेच देता हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि यहाँ किससे निकाल सकता हूँ, मुझे बाथरूम जाने को मिलेगा। फिर हमें ब्लैक दिखाया जाता है। वो सोचता है कि इतनी सारी जादुई ताकत जो मैंने देखी और उसके बाद उसकी कमाल की फिजिक्स, आखिरकार ये कहाँ से आई? वो दूसरे हंटर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, कहीं उसे ताकत कहीं और से तो नहीं मिलती, लेकिन कहाँ से? फिर हमें जिन्हू की बहन बाहर नजर करती हुई दिखाई जाती है। वो कहती है कि आखिरकार सब चले गए, अब मैं खामोशी से स्कूल जा सकती हूँ। फिर वो अपने भाई को देखकर कहती है कि आगे से अगर तुम टीवी के सामने जाओ तो पहले मुझे बता जरूर देना। लेकिन तभी जिन्हू कहता है कि वो मेरा प्लान नहीं था और कल से मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा हूँ। तब वो कहती है कि तुम फिर से जा रहे हो, लेकिन तभी दरवाजे की बेल बजती है। हम देखते हैं कि दरवाजे पर जिन्हू आया हुआ होता है और वो कहता है कि मैं आ गया आपका बटलर बनने के लिए। तभी जिन्हू कहता है कि मेरा बटलर? तभी वो उसकी बहन को देखता है और कहता है कि तुम जरूर इनकी बहन होगी, असल में मैं इनका। लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि हम दोनों असल में दोस्त हैं और कहीं कल जाने वाले हैं। तभी वो कहता है कि हम तो रेड, लेकिन तभी वो उसका कंधा दबाने लगता है और वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, हम कहीं कल जाने वाले हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है हमारी। इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। फिर जिन्हू अपनी बहन के पास जाता है और अपने ऑर्क्स को बुलाता है और उनमें से एक को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी जाग गए हो, खैर तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक थी। फिर वो दूसरे को देखकर कहता है कि तुम इंचार्ज हो, मेरी बहन की हमेशा हिफाजत करना। ऐसा कहने के बाद वो और थोड़ा सोचता है और कहता है कि 5 और छोड़ जाता हूँ, और वो 5 नाइट्स को निकाल लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करोगे। फिर जिन्हू कहता है कि सब कुछ सुरक्षित है, एक बार शहर का मुआयना कर लो, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। यही बीच में हमें एक उड़ती हुई चींटी दिखाई जाती है। दोस्तों ये क्या है, ये तो हम बाद में ही बताएंगे। हम देखते हैं कि जिन्हू जिन्हू के साथ आखिरकार रेड पर निकल ही जाता है। जिन्हू जिन्हू से पूछता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बाहर आने कैसे दिया, लेकिन तभी वो कहता है कि मैंने अपना रास्ता अब चुन लिया है, वैसे भी उस नौकरी से तो ये नौकरी बहुत अच्छी है। जिस पर जिन्हू कहता है कि आखिरकार तुम जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? तब वो कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है, GS टावर में ज़रूर ऐसा कुछ होगा जो कि आपके लायक होगा। लेकिन तभी जिन्हू कहता है कि हम वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तभी वो लोग GS टावर तक पहुँच जाते हैं। वो कहता है कि मेरा इंतज़ार करना, 1 हफ्ते बाद आऊँगा। तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये अंगूठी पानी को अपने हिसार में ले सकती है और इस ओढ़न से मैं गर्मी से बचा रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन कैसल में होता है और वो कहता है कि इस बार इसे ख़त्म कर ही दूंगा। और उसके बाद वो स्लाइड को चेक करता है। वो कहता है कि ये मुझे मिशन दिखा रही है, मुझे 2 डीमन सोल को कलेक्ट करना है, मुझे डीमन मोनार्च और बैट को डिफीट करना है, जिसके बाद मुझे इनाम मिलेगा जिसका नाम है रनस्टोन। और इसके बाद वो कहता है कि चलो इसे ख़त्म करें। फिर हमें जिन्हू के पापा दिखाए जाते हैं। उसकी मिसेस उससे कह रही होती है कि अपने बेटे की चिंता हो रही होगी आपको। नहीं, वो पहली बार ऐसे गया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बीवी को देखता है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसकी बीवी कहती है कि क्या हुआ? तब वो कहता है कि कुछ अजीब लग रहा है, अंधेरा छा रहा है, और वो गिर जाता है। हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है। एक बकरी नुमा राक्षस हमारे जिन्हू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जिन्हू कहता है कि टस्क दिखाओ मुझे तुम कितने ताकतवर हो। फिर टस्क बाहर निकलता है, बहुत ही बड़ा
और वो उस बकरे की बॉडी को जलाकर राख कर देता है। सिर्फ उसके पैर बचते हैं। ये देखकर जिन्वो भी बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि टस्क को ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, इसको अलग रखता हूँ। फिर हमें जिन्वो के अब्बा दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा आखिरकार मुझे देखने नहीं आया। वो कहते हैं कि मैंने उसे फ़ोन किया था, वो आ रहा है। तब वो उससे माफ़ी मांग लेता है। तभी डॉक्टर आते हैं और वो उससे पूछता है क्या मुझे शाश्वत निद्रा रोग हुआ है। तब डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये उन लोगों को होता है जिन्हें जादुई शक्तियों को झेलने की ताकत नहीं होती। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपकी निजी जिंदगी में कोई हंटर है। तब वो कहता है कि हाँ, मेरा बेटा। फिर वो कहता है कि मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये उसकी वजह से हो सकता है। फिर वो सोचते हैं कि दूसरी दुनिया अपनी जादुई ताकत भी यहाँ भेज रही है और हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक फ़ोन करना है। हम देखते हैं कि 2 हंटर्स जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक उड़ने वाली चींटी आ जाती है। दोस्तों ये कौन है अभी भी नहीं बताऊंगा। फिर हमें जिन्वो दिखाया जाता है। वो कहता है कि इतना काफ़ी नहीं, जल्दी काम करना होगा। वो अपनी रूह को 3 भागों में कर देता है। वो कहता है कि तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में एंट्री गेट्स को ढूंढोगे और जो भी दुश्मन बीच में आएगा उसे ख़त्म करोगे, और अगर तुम में से किसी को एंट्री गेट मिल जाता है तो वो सीधा मेरे पास आएगा, और इसी बीच तुम चीज़ों को भी कलेक्ट करोगे ताकि हमारा मेन मिशन भी खत्म हो जाए। इसके बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग पर बैठ जाता है और कहता है कि 80वें फ्लोर पर आकर तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके ऑर्क्स को किसी ने मार दिया। वो सोचता है कि वो बहुत ही हाई लेवल के ऑर्क्स थे, उन्हें मार दिया मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी वहाँ। लगता है डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हमें खुद ही जाना होगा। और फिर वो वहाँ पर चला जाता है। वो फिर अपनी रणनीति को चेक करता है। वो कहता है कि स्क्वाड ए, स्क्वाड बी और स्क्वाड सी, उन्होंने 2 स्क्वाडों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी टस्क बाकी है। लेकिन अगर उनमें ज़रा भी बुद्धि हुई तो वो टस्क को हाथ भी नहीं लगाएंगे जो कि उनमें है। ऊपर से ए स्क्वाड के बाद बी स्क्वाड पास पड़ती, लेकिन उन्होंने उन पर हमला नहीं किया। वो पहले कमज़ोरों को ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब उनके इंटेलिजेंस का लेवल भी बहुत ही हाई है। तो फिर से देखते हैं कि अब कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर बचा है। लिकली। और तभी हमें लिकली बियर दिखाया जाता है। उसके सामने वही डीमंस होते हैं और वो उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिन्वो आ जाता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने उसे ख़त्म कर दिया, तुम ऊंची रैंक के डीमन सोल्जर्स हो, तुमसे लड़ने में मज़ा आएगा। फिर वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक डीमन सोल्जर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो लात मार के उसको दूर फेंक देता है। दूसरे दोस्त के ऊपर पीछे से हमला करने जाते हैं, लेकिन वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद बचता है चौथा, लेकिन वो बहुत ही डर रहा होता है, या यूँ कहे डर रही होती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है, मतलब कि एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।